अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम डिजीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है मैलरी वेज सिंड्रोम, और इससे मैलरी वेज टीयर्स भी बोलते हैं और मैलरी वेज सिंड्रोम भी बोलते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है तो उसके बाद हमारे जो एसोफेगस होता है उसकी जो मिकोज़ा होती है वो डैमेज हो जाती है, और उसके बाद फिर उधर टीयर्स बन जाते हैं। और उसके बाद हमें जब डैमेज हो जाएगी मिकोज़ा तो उधर से फिर ब्लड आने लग जाएगा, फिर वॉमिटिंग के अंदर भी ब्लड आएगा और जो स्टूल्स हैं उनके अंदर भी ब्लड आएगा। तो अब हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है कि वो सुपरफिशियल डिस्ट्रप्शन इन द एसोफेगस मोस्ट कॉमनली एट गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन। तो एक्चुअली इसमें होता है सिर्फ मिकोज़ा डैमेज है, सब मिकोज़ा और मस्कुलरस और दूसरी जो है लेयर्स एसोफेगस की या हमारा स्टमक उसकी डैमेज नहीं होती। ये जस्ट जो मिकोज़ा होती है जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एसोफेगस की, तो वही डैमेज होती है। और जो मोस्ट कॉमनली जो 90% केसेस में जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन होता है उधर ये मसला होता है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। क्योंकि अब लेट्स सपोज कि इधर से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो जब वॉमिटिंग होती है तो फोर्सफुल एक्सपल्जन होती है गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू एसोफेगस, और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर पड़ता है वो इधर हमारा जो ये एक ब्लॉक से बना होता है जो जंक्शन होता है, जो एसोफेगस और स्टमक आपस में मिल रहे होते हैं, तो इधर पड़ता है। जब इधर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से जो मिकोज़ा होगी वो डैमेज हो जाएगी। जब मिकोज़ा डैमेज होगी तो इधर सुराख बन जाएंगे, छोटे छोटे ज़ख़म बन जाएंगे। सुराख तो नहीं है, छोटे छोटे ज़ख़म बन जाएंगे। उसकी वजह से ये होगा कि फिर उनमें से ब्लड आने लग जाएगा। जो ब्लड होगा तो वो जब वॉमिटिंग होगी, सम टाइम स्टार्ट में ये होता है कि ब्लड नहीं आता इतना वॉमिटिंग में, लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उसके बाद इधर थोड़े से ज़ख़म बड़े हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ये 2 सेंटीमीटर तक होते हैं जो ये ज़ख़म बने होते हैं इधर। तो फिर ये होता है कि ब्लड भी आने लग जाता है वॉमिटिंग के अंदर ना, और ये इसका मोस्ट कॉमन मतलब इसका फ़ीचर है ब्लड वाला। वॉमिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड आने लग जाता है, इसे हेमाटोमोसिस बोलते हैं ना। तो अब हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जो इसके, और रिस्क फैक्टर्स हैं और फिर कुछ काजेज़ हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो हर रिस्क फैक्टर होता है वो उसकी काज हो। ये अक्सर मैंने अभी अलग-अलग लिख दिया, वैसे ही सम टाइम लोग इकट्ठा भी लिख देते हैं रिस्क फैक्टर और काजेज़, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर रिस्क फैक्टर उसकी काज हो। तो अब इसमें जो होता है सबसे पहले जो है गैस्ट्रोएसोफेजियल प्रोसीजर्स हैं या सर्जरीज़ होती हैं जिसमें अब एक्लेजिया में एसोफेजियल डायलेशन की जाती है, तो उसके अंदर भी डैमेज हो सकती है मिकोज़ा जो होती है। अब कोई प्रोसीजर अगर करेंगे जैसे कि एंडोस्कोपी वगैरह भी करते हैं तो उसके अंदर भी एंडोस्कोपी की वजह से भी जब हम स्कोप डालते हैं तो उसकी वजह से भी मिकोज़ा डैमेज हो सकती है और फिर इस तरह ब्लड आ सकता है। और उसके बाद है हाई कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। जब सबसे ज़्यादा शराब नोशी करेंगे तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग, आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं उनको वॉमिटिंग जाती है। इसमें ये मेन क्या है कि इसके अंदर मल्टीपल एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग होती है। ये जो मैलरी वेज सिंड्रोम है इसके अंदर जो इसका मेन अगर मतलब फ़ीचर जो है कि ये मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं वॉमिटिंग के। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है या प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग कह सकते हैं। तो उसकी वजह से अल्कोहल की वजह से ज़्यादा वॉमिटिंग आएगी तो फिर वही मसला आ जाएगा। इधर प्रेशर पड़ेगा एसोफेगस के अंदर और ये फिर डैमेज होगी और फिर उसी तरह वॉमिटिंग ब्लड आने लग जाएगा वॉमिटिंग के अंदर। और उसके बाद गर्ड है। गर्ड में भी ये होता है कि गैस्ट्रिक कंटेंट जो होते हैं वो एसोफेगस के अंदर जा रहे होते हैं और उसकी वजह से भी ये मिकोज़ा हमारी डैमेज हो रही होती है, जो एसोफेगस की मिकोज़ा होती है। उसके बाद है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। ये प्रेगनेंसी में एक ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक कंडीशन होती है जिसमें औरतों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग एपिसोड हो रहे हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है, ये एक रिस्क फैक्टर है। और उसके बाद है बुलिमिया नर्वोसा। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है एक्चुअली। इसके अंदर क्या होता है कि एक इंसान ज़्यादा खा लेता है, एक ही टाइम में ज़्यादा सारा खा लेते हैं कुछ लोग। ये एक मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं इसे। ज़्यादा सारा खा लेते हैं और फिर वो इसको दूसरे तरीके से वेट लूज़ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो ज़बरदस्ती वॉमिटिंग करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजिंग करेंगे या कुछ सप्लीमेंट लेंगे, वेट सप्लीमेंट। तो ये एक वेट ईटिंग डिसऑर्डर है एक्चुअली ना। तो ये भी इसमें भी ये होता है कि वॉमिटिंग वो करते हैं। तो जब मेन हमारा क्या है कि जिसमें ज़्यादा वॉमिटिंग होगी तो फिर ये डिजीज़ होगी, मैलरी वेज सिंड्रोम होगी। और उसके बाद इसके काजेज़ जो हैं उसमें ये है कि एसोफेजियल डायलेशन है, वो जो मैंने अभी आपको बताया एक्लेजिया में होता है, उसकी वजह से भी वो डैमेज होगा और फिर मतलब वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आने लग जाएगा। एंडोस्कोपी है विद बायोप्सी, जब हम करते हैं तो उस वक्त भी टीयर्स उधर हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग जो है ये इसके काज है मेन। वॉमिटिंग जब होगी तो उसकी वजह से फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी, फिर प्रेशर बढ़ेगा,
गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पे, और फिर उधर म्यूकोसा डैमेज हो जाएगी, और इसोफेजियल कार्सिनोमा की वजह से भी हो सकती है ये। तो अब देखते हैं कि इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग में सम टाइम तो ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो हेमेटोमेसिस है, क्योंकि जब हमारा एसोफेगस ये जो है हमारा गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन ये डैमेज होगा, उसकी वजह से हेमेटोमेसिस होगी, तो ब्लड जो होता है वोमिटिंग के अंदर ना लग जाए, ये इसका मोस्ट कॉमन फीचर है। चेस्ट पेन भी हो सकती है, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है, और जो मेलिना है, अब मेलिना भी इसके अंदर होता है अक्सर, क्योंकि अब देखें अगर इधर ऊपर ब्लड चला गया तो ये हो जाएगा हेमेटोमेसिस, वोमिटिंग के अंदर ब्लड आ जाएगा। अगर ये नीचे डाइजेस्ट होके नीचे चला जाता है तो ये मेलिना होगा, ये मतलब स्टूल्स जो हमारे ब्लैक स्टूल्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं मेलिना। अब है हेमेटोकीजिया। हेमेटोकीजिया क्या होता है कि मेलिना में क्या होता है कि अगर ब्लड डाइजेस्ट हो जाए और नीचे चला जाए स्टूल्स के अंदर तो उसे हम बोलते हैं मेलिना, ब्लैक टेरी स्मेली स्टूल्स बोलते हैं। और जो हेमेटोकीजिया होता है इसमें जो ब्लड होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो रैपिडली चला जाता है, और ये जो ब्राइट रेड स्टूल होते हैं उन्हें हेमेटोकीजिया बोलते हैं। उसके बाद है प्री सिनकोपी और सिनकोपी। इसमें क्या होता है कि प्री सिनकोपी क्या होता है कि फीलिंग डिजी, और सिनकोपी क्या होता है फेंट हो जाता है बंदा। ये कब होता है? ये बहुत स्वेयर कंडीशन में होते हैं। मेलिना हो गया, हेमेटोकीजिया हो गया, प्री सिनकोपी या सिनकोपी, ये स्वेयर केसेस में होता है, नॉर्मल रूटीन में ऐसा नहीं होता। ये बहुत जो स्वेयर केसेस होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, स्वेयर ब्लड लॉस होगा, उसकी वजह से बंदा फेंट हो जाएगा या डिजी हो जाएगा। लेकिन ये स्वेयर केसेस में ये तीनों मसले होते हैं, नॉर्मल रूटीन में ऐसा नहीं होता। अगर जो माइल्ड केसेस होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। तो अब हमें पता कैसे चलेगा, डायग्नोसिस इसका कैसे करेंगे हम? डायग्नोसिस ऐसे होगा कि एंडोस्कोपी होगा, एक कैमरा डालेंगे, ठीक है, एसोफेगस के अंदर, उससे हमें पता चल जाएगा। हम टीयर्स देख सकते हैं कि कितने बड़े टीयर्स हैं। तो ये इसका मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होते हैं, एंडोस्कोपी। सीबीसी तब किया जाता है कि इसमें ब्लड लॉस को असेस किया जाता है कि कितना ब्लड लॉस हुआ है। और जो अब इसकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इसकी उतनी नहीं है खास, सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है, क्योंकि ये खुद सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, मतलब खुद बहुत ठीक हो जाती है अक्सर। तो लेकिन अगर नहीं होती, पीपीआई भी दे जाते हैं, लेकिन इसलिए कोई वो उसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है। ये जस्ट रिकवरी को एड मतलब हेल्प कर रही होती है रिकवरी को, बाकी इसका कोई इतना रोल नहीं है कि ये जाके ठीक कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद है एंडोस्कोपिक थेरापी। इसमें क्या होता है, स्क्लेरोथेरापी भी इसे बोलते हैं, कि इंजेक्शन एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन लगाया जाता है तो ब्लड वेसल के अंदर, और वो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, एपिनेफ्रीन जाके कंस्ट्रिक्शन करा देगी ये। लेकिन तब लगाया जाता है जब ब्लीडिंग हो रही होती है, जब हम एंडोस्कोपी कर रहे होते हैं ना, अगर उस टाइम ब्लीडिंग हो रही है तो तब ये एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये भी है, और कुछ अदर प्रोसीजर्स भी हैं, लेकिन ये कोई इतने दूसरे जो प्रोसीजर इतने नहीं होते। लेकिन मेन ये खुद सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, हो जाती है अक्सर, खुद बहुत ठीक हो जाती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था।